हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 15, जिसमें हम सीखने वाले हैं द्विध्रुव के कारण उस पर जो विद्युत क्षेत्र में बल और बल आघूर्ण लगता है उसकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं पहले डायग्राम में, उसके बाद चलेंगे डेरिवेशन में। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है। तो ले लीजिए, मानिए आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, ओके, जिसकी डायरेक्शन है इस दिशा में। जिधर मैंने एरो लगाए हैं वो किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ओके, ये लीजिए, आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई वेक्टर है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या स्थित करवाना है, द्विध्रुव स्थित करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूं, मेरे पास एक द्विध्रुव है। आपको पता है द्विध्रुव क्या होता है, दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो मैं मानता हूं जो मेरा द्विध्रुव है वो कुछ इस प्रकार से रखा गया है इसमें। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, ओके, ये लीजिए थीटा कोण बना लिया इसने। हर बिंदु पे कितना कोण बना रहा है ये, थीटा। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ओके, ये ए पॉइंट है मान लीजिए और ये बी पॉइंट है। ओके, अब हमें क्या क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र हमने और आप जानते हैं यहां से यहां तक के बीच जो दूरी होती है वो कितनी होती है, डी होती है। ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, ओ से। तो हमने क्या किया, हमने एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक, अब क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण का मान निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, बल का मान। याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें क्या है, कितने आवेश उपस्थित हैं, दो आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ओके, और आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E इक्वल टू होता है वो होता है F अपॉन क्यू। कितना होता है, F अपॉन क्यू। तो बताओ लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर क्यू ई लगेगा, हाँ या ना। अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्योंकि धन आवेश प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश उसकी तरफ आकर्षित होता है। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से, क्या देखिए, ये धनावेश रहा, इस धनावेश पर लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और लगने वाले बल का मान कितना होगा, क्यू ई। तो ये लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र, इस आवेश पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी जिधर विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में। तो और यहाँ F बराबर क्या लगेगा आपके पास, क्यू ई वेक्टर लगेगा। ठीक है, अच्छा, ओके। इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, इसी प्रकार से यहां इस माइनस क्यू पर भी बल लगेगा और माइनस क्यू पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो ऋणावेश बल लगेगा इसके विपरीत। तो विद्युत क्षेत्र पे इस तरफ लगने वाला बल क्या होगा, इस आवेश पे, वो होगा F बराबर क्यू ई वेक्टर। हम लोग परिमाण ले रहे हैं तो F बराबर कितना लग जाएगा आपके पास, क्यू ई वेक्टर। ठीक है, यहां भी हम लोगों ने क्या लिया है, केवल परिमाण लिया है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ओके। तो आप क्या देखेंगे, इस द्विध्रुव पर जो लगने वाले दो बल हैं वो, एक बल प्लस पे लगने वाला बल इस दिशा में और माइनस पे लगने वाला बल इस दिशा में। दोनों जो बल लग रहे हैं वो दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब यहां पर लगने वाले बल का मान तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक लाइन लिखते हैं हम लोग, क्या, चूंकि द्विध्रुव के दोनों आवेशों, द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, वह दिशा में कैसा है, विपरीत है।
अतः द्विध्रुव पर कुल बल शून्य होगा। तो हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान पता लग गया, कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। ठीक है, तो हमने बल आघूर्ण का मान निकालना है। चलो अब निकालेंगे अपन क्या, बल आघूर्ण। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बल आघूर्ण क्या होता है, देखिए ध्यान से आप, इस पर लगने वाला बल इस दिशा में, इस पर लगने वाला बल इस दिशा में, जो दोनों बल लग रहे हैं ना, वो उनकी दिशा तो विपरीत है, परंतु क्रिया रेखा एक नहीं है। क्रिया रेखा एक कब होती, जब ये ऐसे लगता। क्रिया रेखा क्या है, इनकी अलग अलग है। तो अलग अलग क्रिया रेखा होने की वजह से यहां पर बल युग्म का निर्माण हुआ है। किसका, बल युग्म। और ये जो बल युग्म है दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, एक लाइन, तथा द्विध्रुव पर लगने वाले बल दिशा में विपरीत परंतु एक ही क्रिया रेखा पर नहीं होने के कारण दोनों मिलकर बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बल आघूर्ण का। ठीक है, अब आपको पता होगा बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते होंगे। अब तो हम लोग क्या निकालते हैं, बल आघूर्ण निकालते हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि बल आघूर्ण और बल आघूर्ण को शायद आप लोग टाउ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, टाउ से। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू, इन दोनों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे, बल इंटू दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे और दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है ना उनके मध्य की लंबवत दूरी लेंगे। अब इसकी क्रिया रेखा ये रही और इसकी क्रिया रेखा ये रही, इनके मध्य की लंबवत दूरी जो है वो ये रहेंगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, लंबवत दूरी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको यहां से लंब डालेंगे। तो ये जो दूरी होगी आपके पास, ये कौन सी दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी। आपने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, तो मैं इसको क्या नाम देता हूं, मैं सी नाम देता हूं। तो बताइए आप लोग, दोनों बलों की जो मध्य की लंबवत दूरी है वो कौन सी आएगी आपके पास, BC। तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से BC का मान। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बल क्या, F इंटू लंबवत दूरी कौन सी, BC। तो हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से BC का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा एक बार BC का मान निकालेंगे, त्रिभुज आप अलग से बना लीजिए। ठीक है, तो मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं अलग से। यहां थीटा होता है, यहां 90 होता है। अब आप देखिए इस त्रिभुज में 90 कौन से बिंदु पे है, C पे। तो 90 जहां है वो लिख दीजिए C। थीटा कहां पे है, A पे। तो थीटा कहां पे है, A पे। जो बच गया वो कौन, B बच गया। अब हमें किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो आप एक छोटे से टर्म से याद रखना, क्या, आपको जिसका मान निकालना हो ना उसको ऊपर रखना है। देखो आप, बहुत आसान मेथड बताऊं आप लोगों को BC निकालने का। सुनिए, आपको जिसका मान निकालना हो ना इसको ऊपर रखिए। किसका मान निकालना है, BC को, तो आप BC को ऊपर रखेंगे। ठीक है, जिसका मान आपको पता उसको नीचे रखिए। किसका मान आपको पता है, आपको AB का मान पता है। किसका मान पता है आपको, AB की दूरी कितनी है, D है। तो जिसका मान पता आप उसको नीचे रखिए।
और इन दोनों में संबंध बनाइए। बोलो आप लोग इसमें देखिए त्रिभुज में BC कौन है, BC मेरे प्यारे बच्चों लंब है यहाँ पे, और AB कौन है, यहाँ पे कर्ण है। तो लंब बट्टा कर्ण आप जानते होंगे कौन होता है, साइन थीटा। तो ये कौन हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा। ठीक है, हमें तो किसका मान निकालना है, BC का। तो बताओ BC बराबर क्या हो जाएगा, क्या ये D मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। हाँ या ना, इसका मतलब ये हुआ कि BC का जो मान आया वो कितना आ गया आपके पास, D साइन थीटा। ये आप लोगों को ये मान निकालने में काम में आएगा। ठीक है, तो बताओ BC का मान कितना आ गया, D साइन थीटा। हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तब टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो F का मान, कोई भी एक परिमाण लिखना आप लोगों को। F का मान होता है Q इंटू E, तो ये लीजिए QE परिमाण लिख रहे हैं तो QE इंटू BC का मान कितना, D साइन थीटा, तो ये लीजिए कौन, D साइन थीटा। ठीक है, आप देखिए एक बार, यहाँ Q आ रहा है, यहाँ D आ रहा है। Q है द्विध्रुव के किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और D कौन है, बीच की दूरी। और आप जानते हैं Q इंटू D, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप साइड में लिखेंगे, साइड में क्या, Q इंटू D क्या होता है आपके पास, स्मॉल p होता है। बोलो द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि नहीं होता। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू Q इंटू D को आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। अरे हाँ या ना, तो बताओ द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो गया, PE साइन थीटा। अब आप मेरे को बताइए, आप क्या बताइए मेरे को, यहाँ साइन आ रहा है। आप जाने द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। तो दो सदिशों का गुणनफल कर रहे हैं हम लोग, तब आएगा कौन, बल आघूर्ण। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे थीटा का साइन थीटा साथ में आ रहा है, कोस होता डॉट होता, लेकिन यहाँ साइन थीटा आ रहा है, मतलब इन दोनों के सब प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताओ टाउ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, टाउ इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ या ना, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। साइन जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता है। तो बताओ जो टाउ बनेगा वो P और E का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सदिश गुणनफल। तो बताओ बल आघूर्ण सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी। बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को। तो ये था आपका कौन, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, हम लोग कुछ विशेष स्थितियों की बात कर लेते हैं, वो भी हमें काम में आएगी। तो हम लिखते हैं क्या, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। सपोज दैट अगर आप ना थीटा का मान 90 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थीटा का मान 90। सोचो थीटा का मान 90 हो तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अरे हाँ है ना, तो ऐसे होते हैं। आप देखो इसको ना बिल्कुल ऐसे कर दो, ऐसे, तो यहां लगने वाला बल ऐसे और यहां लगने वाला बल ऐसे, बिल्कुल लंबवत लग रहा है। बताओ ये धीरे घूमेगा कि तेजी से घूमेगा, तेजी से घूमेगा, यस और नो। मतलब यहां इस स्थिति में लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सिद्ध कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट, यदि थीटा कितना हो, ये थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो थीटा का मान 90 कीजिए आप लोग। बताओ क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू PE साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो बताओ टाउ बराबर क्या आ जाएगा, PE, बोलो प्लस का। अरे हाँ या ना, ये मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, सर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, केस 2 देखिए ध्यान से, केस 2 देख लीजिए आप लोग। यदि थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो। देखिए थीटा का मान 0 करने का मतलब जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में इसको कर लेना आपको, द्विध्रुव आघूर्ण को। क्योंकि आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से होती है, किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। अरे हाँ या ना, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, इस डायरेक्शन में। तो अब आप क्या करेंगे, 0 करने के लिए आप इसको ऐसे कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अरे हाँ ना, थीटा का मान 0 करना ना आपको। मतलब P की दिशा और E की दिशा सेम कब होगी, जब ये ऐसे होगा। मतलब थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। तो करके देखिए, जैसे आप इसको ऐसे कर देंगे, बताओ ऐसे करते ही ये इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब माइनस इस तरफ प्लस इस तरफ, इस पे लगने वाला बल इस दिशा में, इस पे लगने वाला बल इस दिशा में, दोनों बल परिमाण में समान हो जाएंगे, दिशा में क्या हो जाएंगे, विपरीत। बताओ एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस समय ये जो द्विध्रुव है ना, ये घूर्णन नहीं करेगा। मतलब बल आघूर्ण का मान कितना होना चाहिए, 0। चेक करते होता है कि नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा का मान कितना हो, 0 हो, तो बताओ क्या करेंगे। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0। और आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो बताओ टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कौन सा स्थिति है, मिनिमम स्थिति है। बात समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट्स बनाइए।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आपके पास क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो बना लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र, ये लीजिए आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है बल रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन, ई, ये लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें द्विध्रुव को रखना है और उसको गुणन कराना है और उसको घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसका वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक द्विध्रुव रखेंगे यहाँ पे, ये लीजिए द्विध्रुव रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश, ये ए पॉइंट पे था और ये बी पॉइंट पे है, और यहाँ पे कौन सा आवेश, इसके पास प्लस क्यू आवेश, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपको पता है, डी है, ओके। ये बी पॉइंट था। मैं मानता हूं सबसे पहले हमने इसको थीटा कोण पे रखा हुआ है, कितने कोण पे रखा हुआ है, इसको थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ये कितने कोण पे रखा गया है, थीटा कोण पे रखा गया है, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, इसको गुणन कराएंगे। तो इसका मतलब जब इसको गुणन कराएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि इसको डायरेक्ट यहां से यहां ले आएंगे। जब गुणन करेगा टिक 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 टिक, जैसे मान लीजिए आपके पास घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई ऐसा तो है नहीं कि एकदम से घूम के आ जाती है पूरा, टिक 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 टिक, यस और नो, छोटा छोटा विस्थापित होते आती है, हाँ या ना। तो हम लोग भी इसमें क्या करेंगे, अल्प विस्थापन देखेंगे। क्या देखेंगे, अल्प विस्थापन देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो विस्थापन हो रहा है वो यहां से लेकर पूरा गुणन भी हो सकता है, अरे हाँ या ना, या बीच में कुछ और भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या होगी, लिमिट लेनी पड़ेगी। तो हमें कोई एक निश्चित सीमा से दूसरी निश्चित सीमा तक गुणन कराने में जो कार्य है वो निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, माना द्विध्रुव ई विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। तब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बताओ द्विध्रुव बल आघूर्ण का मान कितना होगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आप जानते हैं ये। हमें तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान नहीं चाहिए, हमें तो किसका मान चाहिए, गुणन में किया गया कार्य। तो हम लोग ऐसा तो नहीं कि एक साथ गुणन करा देंगे, कुछ अल्प विस्थापित कराते हुए करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित कराया जाता है, तब गुणन में किया गया कार्य, और ये विस्थापन कौन सा, रेखीय विस्थापन नहीं है, कोणीय विस्थापित कराया जा रहा है, ठीक है। तो किया गया कार्य, अगर रेखीय विस्थापन हम लोग इसको dr या ds से दिखाते, कोणीय विस्थापन इसलिए हम लोग थीटा से दिखा रहे हैं, ओके। तो किया गया कार्य। अब बताओ विस्थापन भी अल्प हो रहा है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो आपको पता है किया गया कार्य dw इक्वल्स टू, आप जानते हैं जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। अगर रेखीय गति है, लेकिन ये कौन सी गति है, गुणन गति है, कोणीय गति है। तो आप जानते हैं कोणीय गति में जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल आघूर्ण, क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अगर रेखीय गति होती तो क्या लिखते हैं आप लोग, बल इंटू रेखीय विस्थापन, लेकिन यहाँ पे गुणन है तो गुणन में किया गया कार्य क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक बार लिख लें यहाँ पे कार्य। अब बताओ जो कार्य होगा वो क्या होगा, अल्प होगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, अल्प है। तो बल आघूर्ण टाउ इंटू विस्थापन कितना, डी थीटा। तो बताओ dw बराबर क्या हो जाएगा, बोलो टाउ का मान कितना, पी साइन थीटा। तो हो जाएगा ये पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यस और नो, समीकरण नंबर 2।
ओके, अब आप देखिए ध्यान से, हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी निश्चित सीमा तक विस्थापित कराएंगे। तो मैं क्या मानता हूं, इसको इसकी मूल स्थिति से θ1 से θ2 तक गुणन कराते हैं। तो मैं मानता हूं ये जो इसकी स्थिति है वो ए बी स्थिति है, जो इसका गुणन था वो मानता मैंने कितना किया, θ1 किया। अब इसको θ1 से मैंने कहां तक विस्थापित कर दिया, θ2 तक विस्थापित कर दिया। मान लीजिए ऐसे यहां तक, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, सॉरी ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। हमने इसको इस प्रकार से विस्थापन करा दिया ओमेगा कोणीय वेग से। ठीक है, तो जब ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमने लग जाएगा तो ये θ1 से कहां तक पहुंच गया, इस स्थिति से। पहले इस स्थिति में θ1 था, अब कहां पहुंच गया, ये θ2 तक पहुंच गया। ठीक है, तो θ1 से θ2 तक जो गुणन में कार्य है उसका मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव θ1 से θ2 तक कोणीय विस्थापन करता है, तब किया गया कार्य। एक बात देखो, ये यहां पे अल्प कार्य है, हमें क्या करना है, संपूर्ण कार्य करना है। तो आपको पता है अल्प कार्य संपूर्ण कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका समाकलन। तो ये लीजिए कौन, यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये लीजिए समाकलन बताओ कौन, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। और देखो लिमिट हो गई एक प्रकार समाकलन की, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। कोई डाउट किसी को, डी डब्ल्यू बन जाएगा कौन, डब्ल्यू इक्वल्स टू, बताओ हम लोग समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के टर्म अंदर आ जाएंगे, बाकी आ जाएंगे बाहर। तो बताओ पीई आ जाएगा बाहर, और अंदर कौन हो जाएगा, रह जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा और डी थीटा। बताओ कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। कोई डाउट किसी को, समाकलन सोल्व कर लीजिए, आगे आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। बताओ डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, पीई तो ऑलरेडी बाहर है ही, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस, तो साइन का समाकलन हो गया माइनस कोस थीटा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। कोई डाउट किसी को, क्या आप इस माइनस चिन्ह को बाहर ले सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, या माइनस पीई, बताओ कौन, कोस थीटा। अरे हाँ, बोलो कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। इसको सोल्व करते हैं, W बराबर बाहर कौन, माइनस पीई। आपको पता है पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। तो अपर लिमिट थीटा की जगह θ2, तो क्या हो जाएगा, कोस θ2 माइनस कोस θ1। अरे हाँ या ना। अब इस माइनस चिन्ह को हम अंदर ले जाएं तो बताओ, या W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहर कौन, पीई, अंदर बताओ ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, बताओ क्या, कोस θ1 माइनस कोस θ2। यस और नो। अब आप देखिए ध्यान से, हमने इसको कहां से कहां तक गुणन कराया, θ1 से θ2 तक गुणन कराया। तो किया गया कार्य कितना आया, पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2 आया। तो ये क्या हो गया, गुणन में किया गया कार्य। एक विशेष जो आप लोगों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, साम्य स्थिति से, बोलो कौन सी स्थिति है, साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से थीटा कोण तक घूर्णन में कार्य, थीटा कोण तक घूर्णन में कार्य। बोलो कौन सी स्थिति से, साम्य स्थिति से। आप देखो साम्य स्थिति कौन सी होती है, साम्य स्थिति होती है रेस्ट पोजीशन, जिसमें कोई गुणन नहीं हो सकता है। तो कौन सी स्थिति होती है वो, ये वाली स्थिति। मैंने बताया ना आप लोगों को, जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उधर किसकी दिशा कर दो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो ऐसे कर देंगे हम लोग। तो विद्युत लगने वाला बल इस तरफ F बराबर क्यू ई, इस तरफ F बराबर क्यू ई। इस समय इस गुणन नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि द्विध्रुव पर लगने वाला बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो गया। तो ये स्थिति कौन सी स्थिति बोलते हैं, साम्य स्थिति। तो ये जो स्थिति आएगी, अगर आप लोग यहाँ रखें किसी द्विध्रुव को, तो ये कौन सी स्थिति आती है, उसकी साम्य स्थिति आती है। अरे हाँ ना। तो अब आप मेरे को बताइए, अगर साम्य स्थिति में यहाँ पे माइनस क्यू होता है, यहाँ पे प्लस क्यू होता है, तो आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। मतलब थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। तो बताओ θ1 का मान कितना, 0, θ2 का मान कितना, थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात θ1 बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री,
और θ2 बराबर कितना डिग्री थीटा। मतलब साम्य स्थिति कौन होती है, जहाँ पे थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो θ1 से कहाँ तक, θ2 तक। तब W बराबर बताओ क्या हो जाएगा, बाहर कौन PE, बताओ θ1 का मान कितना 0, तो क्या लिख देंगे आप लोग, cos 0 माइनस cos थीटा, हाँ या ना, या W बराबर PE, बोलो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस cos थीटा, बोलो हाँ या ना। तो ये कौन आ गया आपके पास, द्विध्रुव के गुणन में किया गया कार्य। फॉर्मूला आता आपका ये, इसके बाद में आप लोग विशेष लगा ये कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान टॉपिक था, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो अभी आपको पता है कोरोना इफेक्ट ज़्यादा हो ही रहा है, पता नहीं कब स्कूलें खुले कब नहीं खुले, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। कोई समस्या आती है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, बात समझ में आ गई। बाकी आप आराम से घर बैठ के स्टडी करें आपकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय, गुड लक।